नमस्कार साथियों, जेके नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेके आए हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो संज्ञा और वर्णमाला से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 6, डी 4। 5, 3, 6, 4 बताइएगा। यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 जो होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं समझेंगे जरा। जिन शब्दों के सार्थक खंडन नहीं किए जा सके, जैसे घरा घर। अगर घर को आप इसके खंडन कर दें या तोड़ दीजिए तो घरा घर हो जाएगा। तो घा और रा का अर्थ नहीं हुआ, लेकिन जब इन दोनों को मिला देंगे तो घर हो जाएगा। तो ये हमारा रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते। दूसरा बताया था आपके लिए यौगिक। यौगिक यौगिक इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द बने हुए होते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो शब्द हैं? विद्या प्लस आलय, ये दोनों सार्थक शब्द हैं और इनसे मिलकर बना है विद्यालय। तो ये आपका हो गया यौगिक शब्द। नंबर 3 बताया था आपके लिए योग रूढ़। योग रूढ़ ये वे शब्द होते हैं या वे संज्ञाएं होती हैं जिनके अपने विशेष अर्थ होते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर आपका योग रूढ़ शब्द या योग रूढ़ संज्ञा जो है वो दशानन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में कौन विषम है? निम्नलिखित शब्दों में कौन विषम है? ऑप्शन है आपके पास वीर, गुरु, आदमी, शत्रुता। बताइएगा। वीर, गुरु, आदमी, ये तीनों शब्द जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा हैं और शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता, शत्रु प्लस ता, शत्रु उसमें ता प्रत्यय लगा दिया गया है, तो शत्रुता हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द बताइए। विषम का मतलब है जो अलग है। ऑप्शन है अपनापन, ममता, अहंकार, लिखापट। बताइएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे सही हो जाएगा। अपना पन ये अपना शब्द से बना हुआ है। ममता मम शब्द से लिया गया है। अहंकार अहम शब्द से बना है। अपना, मम, अहंकार ये तीनों ही सर्वनाम हैं और ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा भी हैं। लिखावट जो है वो लिखना, लिखना एक क्रिया होती है। लिखना शब्द से लिया गया है, ये लिखावट हो गया। तो यही हमारा अलग था ए बी सी। ये आपकी भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनाम से बनी हुई है, और लिखावट जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये क्रिया से बनी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाओं के प्रकार, और यहाँ बताना है अर्थ की दृष्टि से। तो 5 प्रकार की होते हैं ये। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कैसे? नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। नंबर 2 जातिवाचक। नंबर 3 समूहवाचक। नंबर 4 द्रव्यवाचक। नंबर 5 भाववाचक।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कह रहा है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या रखे जाते हैं? समूहवाचक भाववाचक, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अभी आप इससे पहले पढ़े हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। तो वहाँ पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक आपको देखने को मिला होगा। यदि हम संज्ञा को 3 प्रकार से मान लें, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था कि रूढ़ संज्ञा और यौगिक संज्ञा और उसके बाद योग रूढ़ संज्ञा, तब 3 हो गई। लेकिन अगर हम इसको और बदल दें, मतलब और थोड़ा रूपांतर कर दें, तो 3 प्रकार की संज्ञा किस प्रकार से हो जाएंगी? वो आपकी इस प्रकार से हो जाएंगी, जैसे व्यक्तिवाचक हम एक मान लें, जातिवाचक को मान लें, एक व्यक्तिवाचक को मान लें, एक हम जातिवाचक को मान लें, और एक मान लें भाववाचक के लिए, भाववाचक के लिए मान लें। तो उस कंडीशन में जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक हमारा जो है ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि जल किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। ऑप्शन है हमारे व्यक्तिवाचक, फिर उसके बाद है जातिवाचक, सी है भाववाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जल, जल किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिएगा, इसमें बहुत से लोग क्या समझेंगे कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जल तो है वो तो एक द्रव्यवाचक है, तो इसलिए द्रव्यवाचक का ही ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि द्रव्यवाचक और एक रूप और बताया था आपके लिए मैंने, समूहवाचक, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। रेखांकित शब्द किस प्रकार से अलग है? रेखांकित शब्द किस प्रकार से अलग है? और प्लीज़ सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स पे इसको जरूर बताएगा कितने क्वेश्चन सही हुए, ईमानदारी से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉरी ऑप्शन नंबर पहला है कि आज के युग में रावणों की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं इस कलयुग में, और आज के समय में रावणों की कमी नहीं है, ये भी बात सही है। फिर कहा है देश को समस्या जयचंदों से होती है। जयचंद के बारे में तो आप भली भूत जानते ही होंगे। और फिर ऑप्शन नंबर सी है कि नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हाँ ये भी बात सही है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा रेखांकित शब्द किस प्रकार से अलग हैं? रेखांकित शब्द किस प्रकार से अलग है, वो ऑप्शन हमें बताना है, कौन सा अलग है। तो देखिएगा, बहुत सही से समझिएगा। यहाँ लिखा है रावणों की कमी नहीं है, यहाँ जयचंदों से होती है। तो रावण और जयचंद अगर देखें तो दोनों ये नाम हैं, और नाम जो होते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जो व्यक्तिवाचक हैं ये रावण और जयचंद हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। कैसे रखा गया है? आज के युग में रावणों की कमी नहीं है। तो रावण का मतलब जो रावण था जिसे रामचंद्र जी ने मारा था, उस रावण की बात नहीं की जा रही है, उसके जैसे अहंकारी और अवगुण वाले व्यक्ति की बात की जा रही है, जिसके अंदर रावण जैसे अवगुण हों। तो ऐसे बहुत से व्यक्तियों के अंदर उसके जैसे अवगुण हो सकते हैं, अहंकार हो सकता है, तो उन रावणों की बात की जा रही है। तो ये दोनों हमारे जातिवाचक संज्ञा के रूप में रखे गए हैं। और नेहरू जी आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेहरू जी जो हैं वो एक व्यक्तिवाचक है। नेहरू जी जो हैं व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों में हमारे ये जातिवाचक है और ये जो है ये व्यक्तिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। और डी कारण में से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं सही है, तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया
से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं बताएं। क्रिया से बनी हुई। ऑप्शन है हमारे मानवता, मित्रता, दौड़, चतुराई। तो देखिएगा, मानवता, मित्रता, दौड़, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है कौन सी, पहले ये समझना है हमें। तो भाववाचक संज्ञा जो है हमारी यहाँ पर, जो क्रिया से बनी हुई है, वो दौड़ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों, कैसे सही देखेंगे। मानवता, मानव ये जातिवाचक से बना हुआ, मानव तो बहुत से हो सकते हैं। मित्रता, मित्र, मित्र से बना हुआ मित्रता। चतुराई, चतुराई जो है वह किससे बना हुआ है, चतुर, और चतुर क्या होता है, विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण होते हैं। चतुर से चतुरता, चतुराई। तो यहाँ पर ये आपका ये इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन दौड़ जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये क्रिया से बनी हुई है। कैसे क्रिया से बनी हुई है बताइएगा। दौड़ना, दौड़ना एक क्रिया है, और दौड़ना से दौड़, दौड़ एक आपकी भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कौन सा संज्ञा समूह अलग है। कौन सा संज्ञा समूह अलग है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, दुर्बलता, मिठास, भलाई, सजावट, बहाव, लिखावट, दूरी, निकटता, समीपता, गुरुत्व, नारित्व, निजत्व। निजत्व, तो यहाँ पर जो दुर्बलता, मिठास और भलाई है, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। और ये किससे बनी हुई हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा। बताइएगा किससे हैं। दुर्बल, मिठास और भलाई, और सजावट, बहाव, लिखावट, और फिर है दूरी, निकटता, समीपता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। डी कैसे सही है, देखिए, ये गुरुत्व, गुरुत्व जो है वो गुरु शब्द से बना हुआ है। नारी जो है, मतलब नारित्व, नारी शब्द से बना हुआ है, नारित्व। और निज, निज जो होता है वो हमारा सर्वनाम है, निज। और निज से निजत्व। तो ये वाला हमारा ऑप्शन अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो अलग है। लेकिन इसमें देखिए, दुर्बल, मिठास और भलाई, ये हमारे अलग हैं। अब ये कैसे अलग हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सजावट, सजाना से सजावट, बहना से बहाव, लिखना से लिखावट, ये क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञाएं हैं। और ये जो है सी वाला, दूरी, निकटता और समीपता, तो ये जो तीनों जो हैं ये अव्यय, अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। दूरी दूर से है, निकटता निकट से है, और समीपता समीप से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि निजत्व वाला जो ऑप्शन है ये निज से बना हुआ, निज का मतलब होता है सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहा गया है संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। अशोक, गोदावरी, बरेली, नाम। तो संज्ञा, संज्ञा क्या है, एक प्रकार का नाम ही तो है। हमारे संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, उन सभी का नामकरण हुआ है। और जब नामकरण हुआ ही नहीं है तो वो संज्ञा ही नहीं है। पहली बात तो हर वस्तु का नामकरण किया हुआ है। तो यहाँ पर नाम जो हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रोध, बुढ़ापा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है। तो एक ऑप्शन नंबर डी इसका ये है, भाववाचक नीचे दिया गया है, बताइएगा। तो क्रोध, बुढ़ापा, मिठास। क्रोध को आप देख नहीं सकते हैं, बुढ़ापा को देख नहीं सकते हैं, मिठास को देख नहीं सकते हैं। लेकिन आपके समझ में बात आ गई, भाई बुढ़ापा को तो हम देख सकते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा हो तो हमने बुढ़ापा को देख लिया, आपने बुढ़ापा नहीं देखा है। आपने उस बूढ़े व्यक्ति के जो बूढ़ा शरीर है उसको आपने देखा है। आप गुस्सा को नहीं देख सकते हैं। आप
मिठास को नहीं देख सकते हैं, केवल इनको एहसास कर सकते हैं। आप चखेंगे तो आपको मिठास का एहसास होगा। तो ये सभी जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है समूहवाचक संज्ञा बताइए। समूह, ग्रुप, तो ऑप्शन दिया हुआ है पुलिस सेना, परिवार वर्ग, समिति ताश, सभी। बताइएगा। तो पुलिस, पुलिस तो बहुत सारी होती है, बहुत से लोग पुलिस में होते हैं। एक वर्ग होता है सेना, सेना भी है। परिवार में बहुत से लोग होते हैं, ग्रुप होता है। वर्ग, किसी वर्ग में कहते नहीं कि आप सामान्य में हैं या ओबीसी में हैं या फिर एससी एसटी में हैं, तो ये भी वर्ग समूहवाचक है। समिति, समिति में दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं। ताश, ताश क्या है, एक प्रकार का समूह है ताश के पत्तों का। यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में विषम समूह, निम्नलिखित में से विषम समूह बताएं जो विषम है। अब विषम बताइएगा, कैसे विषम बताना पड़ेगा इनके लिए। क ग अ, प ब भ, ट ड़ ण, च ज ए। बताइएगा। तो देखिएगा, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था। उस वर्णमाला में वर्गीकरण किया था हमने व्यंजनों के बारे में। तो यहाँ पर क, ग और अणा है। का जो है वो का वर्ग का प्रथम और ग तृतीय, और जो अणा है वो आपका पंचम है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो ये अल्प प्राण है। पा, बा, पा पा और भा यहाँ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है टा, डा, आ। तो ये भी पहला, तीसरा और पांचवा है। यहाँ भी पहला, तीसरा और ये पांचवा है। लेकिन पा पहला, बा तीसरा और भा की जगह पे माँ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं सघोष वर्ण कौन से नहीं है। सघोष वर्ण कौन से नहीं है बताएंगे। सघोष वर्ण कौन से नहीं है, तो सघोष पता होना चाहिए। तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि किसी भी वर्ग का चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका सघोष होता है। और यहाँ कह रहा है सघोष वर्ण कौन से नहीं है। कौन से नहीं है देखेंगे हम। बा, भा, मा, दा, धा, ना, ड़ा, 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 का, च, टा। बताइएगा। तो पहला वाला देखिए ऑप्शन में, वा, भा, मा, ये तो है। ये दूसरा, सॉरी तीसरा, चौथा, पांचवा है ये तो सघोष। फिर दा, धा, ना, ये भी हैं। फिर ये देखिएगा, ये भी हैं। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि का, चा और टा ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग के प्रथम है। प्रथम कौन से हैं, अघोष होते हैं या अल्पप्राण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवहा है। अयोग्यवहा है। अयोग्यवहा आपको बताए थे हमने, बताया ऑप्शन विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण। तो अयोग्यवहा कौन से, अनुस्वार वाले या ये स्टेप से या फिर विसर्ग वाला। तो यहाँ पर कौन सा विसर्ग वाला हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण ये भी आपको पिछले वीडियो में बताया था। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा, पांचवा जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि अल्प प्राण नहीं है, तो का और गा, पहला, तीसरा, ये तो अल्प प्राण है। चा और जा, चा और जा बताइएगा ये है कि नहीं है।
फिर बताइए टा अड़ा अल्पप्राण है कि नहीं है? टा अड़ा ये भी है। था और फा बताइएगा। था और फा यही नहीं है हमारे, क्योंकि चा और जा ये पंचम है चा वर्ग का, और जा तृतीय होता है। तो पहला तीसरा ये भी अलग प्राण है, ये भी अलग प्राण है, ये भी है। था और फा नहीं है। था जो है वो आपका द्वितीय है पा वर्ग का, सॉरी ता वर्ग का, और ये फा जो है वो आपका पा वर्ग का द्वितीय वर्ण है, तो ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासिक वर्ण, नासिक वर्ण हैं मूर्धन तालब दंत, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। तो बताइएगा इसमें। तो इनने ऑप्शन दे दिए हैं मूर्धन। क्या मूर्धन हमारा नासिक वर्ण होता है? तो मूर्धन में जो एक अंतिम पांचवा अक्षर जो आ रहा है वो ए ये वाला आता है, और तालब में जो आता है वो हमारा ये वाला आता है, और दंत में हमारा ना वाला आता है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही हमारे नासिक वर्ण हैं, लेकिन वो कह रहा है मूर्धन सभी की बात कर रहा है, वो केवल इसकी बात नहीं कर रहा है। ज़रा ध्यान समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं। मूर्धन की बात कही गई है। अब मूर्धन में क्या ये है ट ठ ड, सॉरी ये नहीं होगा, फिर से लिखते हैं ट ठ ये और ये। तो ये सभी हो गए मूर्धन में। तो मूर्धन में जो नासिक वर्ण है वो केवल ये है, ये थोड़ी नहीं है। मूर्धन तालब और दंत इन तीनों में पहला दूसरा तीसरा चौथा वो नासिक वर्ण नहीं है, लेकिन पंचम है। और डी ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक वर्ग का, सॉरी वर्ग नहीं है वर्ण होगा, हाँ सही वर्ग ही है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो अभी मैंने बताया है। कौन कौन से होंगे देखते हैं एक बार। पंचम वर्ण कौन कौन से होंगे? जैसे कि एक ये हो जाएगा का वर्ग का, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर टा वर्ग का आपका ये वाला हो जाएगा, फिर ता वर्ग का ना हो जाएगा, और उष्ट वर्ग का आपका माँ। ये सभी भी हमारे नासिक वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। ऑप्शन है हमारे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और सभी। तो इसका तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिसमें का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, और एक आपका टा वर्ग है, और एक पा वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्ग 5 वर्ण पचम 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? यार अलावा शा शा शाहा, पा फा बा भा मा, या छात्रा ज्ञा शा। तो ये तो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये तो आपके ऊष्म होते हैं, और पा फा बा भा मा ये आपका पा वर्ग है, तो पा वर्ग का क्या होगा? ये दंत्य हो गया। तो यहाँ पर छात्रा ज्ञा जो है यही वाला विकल्प हमारा सही है, यही संयुक्त व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम प्रश्न है हमारा ये, कह रहा है कि छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? मतलब दो वर्णों के संयोग से जो वर्ण बनता है वही संयुक्त है। तो यहाँ पर का पर हलंत है, शा पर भी हलंत है, ये सा मूर्धन वाला है। फिर का पर हलंत नहीं है, शा पर हलंत है, का फिर शा इस किसी पर हलंत नहीं है, फिर का हलंत शा। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये 20 क्वेश्चन थे हमारे जो आपको सही समझाए गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आपको सभी समझ में आए होंगे, और प्रत्येक सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।